हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का लक्ष्य की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो बच्चों चलिए आज हम लोग क्या करेंगे कि मैथ को स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी समय से लगातार मैं यही देख रहा था कि आज स्टार्ट करनी है, कल स्टार्ट करनी है, तो अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई हैं। अब हम लोग आज से पढ़ेंगे क्या कि जितनी भी आपकी क्लास 10 की मैथमेटिक्स है, जितने भी उसके पार्ट हैं या फिर चैप्टरों की बात की जाए, सबको पढ़ने वाले हैं। तो बिना मतलब आप जान लीजिए स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, अगर आप हमारी क्लास से लगातार लेते रहेंगे तो जो भी आपकी समस्याएं हैं ना, वो सारी की सारी मैथ में दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर है उसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यानी जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 में आपको पहले तो ये क्या होता था कि आगे ही देखने को मिलता है, लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि ये पीछे के चैप्टरों में देखने को मिलता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहे आगे से पढ़ो और चाहे पीछे से, लेकिन आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। ठीक है, तो आज जो चैप्टर आपका क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। और जब भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की बात आती है तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। नंबर एक होता है माध्य, या फिर इसी को कह देते हैं समांतर माध्य, इंग्लिश में बोले तो इसे कहते हैं मीन। और दूसरा होता है क्या, माध्यिका, यानी जिसे हम लोग कहते हैं मीडियन। और तीसरा जो होता है उसे कहते हैं कौन सा, तीनों मिला करके हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी तीसरा आपको हो जाएगा बहुलक। तीसरा मैंने नहीं बताया था, तो तीसरा हो जाएगा बहुलक। यानी अगर बात किया जाए यहाँ पे इस चैप्टर के अंतर्गत तो हम लोग तीन चीज़ों को पढ़ेंगे। एक आपका कौन सा होगा, ध्यान देने वाली भाई बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तीन के बारे में पढ़ेंगे। एक यहाँ पे हमें पढ़ने को, आपको कौन सा पढ़ने को मिलेगा, एक होगा कौन सा, समांतर माध्य। समांतर माध्य, ठीक है, या तो इसी को हम लोग कहते हैं माध्य। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं मीन। उसके बाद में दूसरा हो जाएगा कौन सा, माध्यिका। मीडियन होता है, मीडियन हो गया। और जो तीसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं बहुलक। बहुलक, ठीक है, इसे बोलते हैं मोड। मतलब जब भी आप बात आएगी क्या, समांतर माध्य की, तो आपको तीन चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। एक आपका हो जाएगा कौन सा, मैंने आपको बता दिया है, एक होगा समांतर माध्य हो गया, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक। अच्छा, तीन चीज़ें तो हो गई। ये तीन ऐसी हैं क्या चीज़ें, इनके बारे में मैं आपको बता दूं तो इतना डिटेल में तो नहीं पूछता है आपकी परीक्षा में, लेकिन हो सकता है पूछ ले जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये क्या होता है, ये कैसा, जो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो होता है ये अंकगणितीय मान होता है, और ये दोनों कैसे होते हैं, तो ये स्थिर माध्य होते हैं। ठीक है, यहीं पे ये भी 2 पॉइंट लिख लेते हैं। इसके नीचे हमें लिख लेना है क्या, कि यह केंद्रीय प्रवृत्ति का अंकगणितीय मान होता है। अंकगणितीय मान होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा इसमें देखोगे तो ये क्या होता है, यह केंद्रीय प्रवृत्ति का कैसा होता है, स्थिर माध्य होता है, स्थिर माध्य होता है। ठीक है, और अगर इसकी बात की जाए तो ये कैसा होता है, तो यह भी होता है, यह भी केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थिर माध्य होता है। तीनों चीज़ें क्लियर है कि नहीं है, एक बार आप देख लेंगे। मैंने क्या बताया कि ये तीनों क्या होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के, एक को मैंने कहा स्थिर माध्य होते हैं। और जैसे मान लिया जाए कि यह भी हो गया कैसा, केंद्रीय प्रवृत्ति का स्थिर माध्य हो गया, ये भी क्या हो गया, स्थिर माध्य हो गया। ठीक है, और ये कैसा हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये आपका अंकगणितीय मान होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर मान लीजिए थ्योरेटिकल बनाना हो तो आप करिएगा क्या,
कहेगा बताइए 4 कोई दे देगा, और 4 में से आपको एक ये दे दिया कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अंकगणितीय मान है। तो ये जो समांतर माध्य होता है या इसका अंकगणितीय मान होता है, बाकी दोनों कैसे स्थिर माध्य होते हैं। ये आपकी बातें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान देनी है कि जब हम लोग इन्हें पढ़ते हैं तो इनके अलग अलग रूपों में अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों को हल करने के लिए कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको हमें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इसमें अभी आपको देखने को क्या मिलेगा, जैसे बात कर लिया जाए तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति आएगा, जैसे आंकड़ा हो गया, जैसे इसके बाद में बारंबारता के बाद में क्या होती है कि संचयी बारंबारता हो गई, वर्ग अंतराल हो गए। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं छोटी छोटी जो हमें कभी नहीं बताई जाती हैं, तो हम इस क्लास में इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, समझना है, फिर उसके बाद में आगे की बातें हम लोग करेंगे। थोड़ा सा इरेजर मुझे कहाँ चला गया भाई, फिर उसके बाद में क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग बनाएंगे। क्या इसे नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया? चलिए मैं नीचे हेडिंग बना लेता हूँ। हमारी अगली हेडिंग होगी क्या? आंकड़ा। आंकड़ा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? समनक भी बोल देते हैं, और इसी को हम लोग डेटा भी बोलते हैं। इसी को डेटा भी बोलते हैं। अब ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, कि जो ये होता है कि जो ये आपका आंकड़ा लिखा हुआ है या समनक लिखा हुआ है या फिर डेटा, ये होता क्या है, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्र किए गए क्या, जो भी डेटा आपने एकत्र किया है, तो क्या होगा क्या कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्र किए गए संख्या, जो आपके तथ्य होते हैं, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्र की गई संख्या या फिर क्या आपके तथ्य हैं, वो आपके कहलाते हैं क्या? आंकड़ा कहलाता है, डेटा कहलाता है। भाई जैसे मान लिया जाए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कोई एक क्लास बैठी हुई है। अब क्लास में आपसे पूछा जा रहा है कि हमें इस क्लास की जो उम्र है बच्चों की वो हमें चाहिए। तो जब क्लास की उम्र की बात करते हो तो वहाँ पे आप क्या देखते हो कि सबकी एक तरफ से लिखते हो, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है कि बच्चों की आयु जानना, कि जो बच्चे हैं उनकी आयु क्या है। तो ये आपका उद्देश्य हुआ कि मुझे आयु जाननी है। तो उसके लिए आपने क्या किया कि जितनी भी क्लास है उसकी बच्चों की आयु को लिख लिया। समझ में बात आ रही है भाई? जैसे दूसरी बात मैं कह दूं कि जैसे मान लिया जाए कहीं पर बहुत सारे वर्कर हैं, उनको सैलरी बांटनी है, और मैं कह दूं कि भाई किसी को कितनी सैलरी मिल रही है ये चीज़ हमें जाननी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिसको जितना मिल रहा है उनकी क्या करेंगे, एक सूची बनाएंगे। तो वही आपका जो होता है उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? आंकड़ा या फिर समनक बोलते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आपको मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ कि किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर, किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर एकत्रित क्या, किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर एकत्र संख्या या तथ्यों को आंकड़ा या समनक या डेटा भी लिख देता हूँ भाई, डेटा कहते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे विद्यालय की बच्चों की उम्र जानना, विद्यालय के बच्चों की उम्र जानना, विद्यालय के बच्चों की उम्र जानना, जो विद्यालय के बच्चे होते हैं उनकी उम्र जानना, एक बात हो गई। ठीक है, यहाँ पे और भी मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ। ठीक है, जैसे मजदूरों में मैंने आपको बताया था
कि मजदूरों की सैलरी जानना है ना, उसके लिए क्या करना, आंकड़े इकट्ठा करना। मजदूरों की, ठीक है, मजदूरों की सैलरी, या फिर कह सकते हो क्या, सैलरी को जानने का डाटा या फिर डेटा। ठीक है, ये हो गया। तो दो चीज़ें मैंने बता दी, इतना आपको क्यों यहाँ पे बातों को समझ लेना है, इतना आपको याद होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपको क्या होता है, यहाँ पे अगर आंकड़ा आपको कहीं पे दिया हो तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि वास्तव में आंकड़ा होता क्या है। तो मैंने आपके सामने लिख दिया है, जल्दी से अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लें, फिर आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए, हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट आपका रहने वाला है क्या, बारंबारता। या फिर इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूँ, वही बहुत फीका चल रहा है। बारंबारता या फिर बोलोगे क्या, फ्रीक्वेंसी। चलिए वो भी पूरा कर लेते हैं। अब ये क्या होती है, पहले ये जान लेते हैं। जब हम क्या कर रहे थे कि इस डेटा को इकट्ठा कर रहे थे, जब इस डेटा को इकट्ठा कर रहे थे तो वहाँ पे हो सकता है कि सभी जितने भी अंक हो दोहराए गए हुए, यानी कोई हो सकता है जो 10,000 पाने वाला हो वो ऐसे 10 व्यक्ति हों, 5,000 पाने वाले 3 व्यक्ति हों, 7,000 पाने वाले 6 व्यक्ति हों, और 12-14,000 पाने वाले वो 3-4 व्यक्ति हों। तो इस तरीके से आप देख रहे हो एक ही सैलरी, मतलब जितनी 10-10 हज़ार है, कई लोग पा रहे हैं। तो इस तरीके से कि किसकी कितनी बार आवृत्ति हुई है ना, उसी को बारंबारता हम कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि कोई आंकड़ा कितनी बार आया है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि किसी आंकड़े में कोई पद कितनी बार आया है, ठीक है, कह रहा है किसी आंकड़े में कोई पद कितनी बार आया है वह उसकी बारंबारता कहलाती है। किसी आंकड़े में कोई पद कितनी बार आया है वह उसकी बारंबारता कहलाती है। मेरी बातें समझ में आ गई है। मैंने क्या कहा कि कोई पद कितनी बार आता है वह उसकी बारंबारता कहलाती है। बताइए यहाँ तक आपको कोई समस्या है? तो कहें जी सर, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे और बताएंगे कि हमें भाई ये समस्या है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या आगे देखेंगे, क्या यहाँ पे अगला आ जाता है आपका कौन सा, बारंबारता हो गया है। अगले हम बात करेंगे क्या, वर्ग अंतराल के बारे में। ठीक है, वर्ग अंतराल क्या होता है। ठीक है, अब वर्ग अंतराल में हम लोग जब भी बात करते हैं क्लास इंटरवल बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब भी जो आंकड़े आपको दिए गए हैं तब उनको क्या किया जाए, एक समूह में, समूह मतलब आप जानते ही होंगे कि जैसे कोई सी 10 का समूह, 10 बच्चों का समूह बना दिया गया। वर्ग में, वर्ग मतलब होता है क्या कि जैसे जिसमें 4 भुजाएं हों, है ना, चारों भुजाएं सेम हो। जैसे एक मैं क्या करूँ, जहाँ पे ये बना दिया, देखो जैसे ये बना है, ऐसे करके यहाँ पे समूह बना दिए 3, 4, 5। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी क्या होता है कि किसी भी चीज़ को वर्ग
या फिर कह सकते हो समूह में बांटा जाता है, तब उसे कहते हैं क्या, तब उसे हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है वर्ग अंतराल। और यह दो प्रकार की होती है, एक समावेशी एक अपवर्जी, दोनों टाइप की होती है, दोनों पे चर्चा करेंगे। तो पर यहाँ पे परिभाषा क्या बनेगी कि जब आंकड़ों को समूहों अथवा समूहों या वर्गों में बांटा जाता है तो उसे वर्ग अंतराल ठीक है कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक मिनट रुकिए, जब तक इसे नोट करिए। यह दो प्रकार का होता है, नोट करते रहिए भाई। चलिए ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, कहाँ पे थे हम लोग, मैंने आपको क्या बताया था कि जो वर्ग अंतराल होता है, जब आंकड़ों को समूहों या वर्गों में बांटा जाता है तो उसे वर्ग अंतराल कहते हैं। या दो प्रकार का होता है, दो प्रकार में, एक आपका कौन सा होता है, एक समावेशी होता है, एक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो समावेशी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, नॉन ओवरलैपिंग। कैसा इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये वाला हो गया। और जो दूसरा हम लोग लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं अपवर्जी, इसे कहते हैं क्या, ओवरलैपिंग वाला होता है, ओवरलैपिंग। तो मैंने आपको दो टाइप बताए हैं, दोनों को आपको याद रखने हैं। एक मैंने कह दिया कौन सा, नॉन ओवरलैपिंग, एक कौन सा होता है, ओवरलैपिंग। दो प्रकार के आपके वर्ग अंतराल होते हैं, दोनों मैंने आपके सामने रख दिए हैं। जल्दी से इसको नोट करेंगे, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ मेरा इरेजर कहाँ चला गया भाई, ठीक है। चलिए मैं इन दोनों को भी आपको बता देता हूँ। देखेंगे, जब भी हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि ये समावेशी वाला होता क्या है, पहले हेडिंग यहीं पे हम बना ली क्या, कि ये समावेशी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉन ओवरलैपिंग, यानी जब भी एक वर्ग अंतराल खत्म हो और जब दूसरा वर्ग अंतराल शुरू होना, तब वहाँ पे ओवरलैपिंग, मतलब वही संख्या ना आए। पहले मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊँ तो आप बहुत बेहतर समझोगे, ठीक है। लिखेंगे, जब एक वर्ग अंतराल समाप्त होता है तथा दूसरा प्रारंभ होता है, एक क्या होता है, दूसरा प्रारंभ होता है, तो वह यहाँ पे क्या होता है, लास्ट की संख्या को छोड़ देता है, लास्ट या फिर कैसे क्या, आखिरी की संख्या को छोड़कर प्रारंभ होता है, ठीक है। देखें कैसे होता है, कि जैसे मान लिया जाए, मैंने कहा कि वर्ग अंतराल में क्या समूहों में बांटा गया, जैसे मैं कह दूं क्या, 0 से 9 तक, देखो एक समूह बन गया। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जो ये 9 आया तो अब दोबारा 9 पे नहीं चलेगा, अगला जो स्टार्ट होगा ये 10 से, और 10 से लेकर के चला गया 19 तक।
फिर ये देखो ये वर्ग बन गया इनके बीच में, फिर इनके बीच में, फिर अगला जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे 19 नहीं आएगा, 20 से स्टार्ट होगा और 29 हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि 29 ही हो सकता है 31 हो, लेकिन फिर अगली बार जब यहाँ पे 31 आएगा तो जो अगला स्टार्ट होगा वो 32 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब 29 जैसे मैंने ले लिया तो अब जो स्टार्ट होगा वो 30 से लेकर के 39 तक। देखो ऐसे होंगे कि नहीं होंगे? क्या इनमें ओवरलैपिंग कहीं पे नज़र आती है? नहीं आती। बताओ यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे जहाँ पे आपको देखने को मिले वहाँ पे आपको क्या होगा, ध्यान देने वाली बातें होती हैं। ठीक है, जहाँ पे इस प्रकार आपके प्रारंभ होगी उसे हम लोग बोलते हैं समावेशी, या लिखेंगे क्या, नॉन ओवरलैपिंग वाला हो जाएगा। अब आगे आएंगे और दूसरे वाले को देखेंगे कि दूसरा वाला क्या कहता है। ठीक है, वर्ग अंतराल के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई हैं। अब हम लोग आगे आएंगे और एक और के बारे में जानेंगे। अगला हमारा होने वाला कौन सा, समावेशी के बाद में आती है कौन सी, अपवर्जी वाली आती है। अपवर्जी, अपवर्जी वाले में देखते हैं क्या होता है। देखो ये क्या होता है कि परिभाषा सेम टू सेम होती, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे 9 था तो अगला वाला जो प्रारंभ होता फिर 9 से। अब मैं मान लेता कि 9 से 20 तक जाता, फिर जब 20 अगला वाला स्टार्ट होता तो वो 20 से ही स्टार्ट होता। तो यहाँ पे लिखेंगे जब एक वर्ग अंतराल समाप्त होता है, जब एक वर्ग अंतराल समाप्त होता है, जब एक वर्ग अंतराल समाप्त होता है और दूसरा प्रारंभ होता है, तो यह उसी से प्रारंभ होता है जिससे खत्म हुआ था, यह उसी से प्रारंभ होता है जिससे खत्म हुआ था, ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? एक बार मैं इंक डाल लेता हूँ, थोड़ा सा ये फीका चल रहा है। फीका चल रहा है भाई, देख लिया जाए ना। ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे 0 से 9 तक हम लोग गए थे तो यहाँ पे देखो 10 आया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जो अगला वाला आएगा वो 9 से लेकर के फिर कहाँ तक आएगा, 19 तक आएगा। समझ रहे हो ना? देखो यहाँ पर लास्ट में 9 था, वो स्टार्ट किससे हुआ, 9 से ही। अगला वाला जैसे ये होगा कितना, 19 से खत्म हुआ तो 19 से ही स्टार्ट होगा, 20 तक जाएगा। अब अगला वाला जब 20 पे खत्म हुआ तो अगला वाला जो प्रारंभ होगा 20 से ही प्रारंभ होगा, 30 से जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है कि जहाँ से ये क्या हुआ था, खत्म हुआ था, उसी से देखो स्टार्ट हुआ। फिर अगला वाला जिस पे समाप्त हुआ उसी से स्टार्ट हुआ, फिर अगला वाला देखो जहाँ पे समाप्त हुआ उसी से स्टार्ट हुआ। तो इस प्रकार से आपको याद रखने हैं कि जो बारंबारताएं जो हम लोग पढ़ते हैं क्या, वर्ग अंतराल, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक मैंने बताया समावेशी टाइप का, और दूसरा जो मैंने आपको बताया है वह अपवर्जी टाइप का होता है। बातें समझ में आ गई हैं? इसमें ये शब्दावलियाँ प्रयोग में आएंगी, तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, आपको केवल थ्योरेटिकल वाले जो पार्ट हैं उन चीज़ों के बारे में समझा रहा हूँ। एक और बचा हुआ है जिसका नाम होता है संचयी बारंबारता, उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। इसे बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो आप हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश की इतनी ज़्यादा वो नहीं है, तो आप हिंदी मीडियम में ही पढ़िए। चलिए अब देखेंगे क्या, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता देखेंगे क्या। संचयी बारंबारता वह बारंबारता होती है जिसमें जो वर्ग और समूह होते हैं उनको क्या किया जाता है, संचयी बारंबारता। ठीक है, देखेंगे क्या, संचयी बारंबारता
संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता उसे कहते हैं, उसे कहते हैं, है ना, कि इसकी जो बारंबारताएं होती हैं आगे की बारंबारताओं का योग होती हैं। ठीक है, इसकी बारंबारता आगे की सभी बारंबारताओं, आगे की सभी बारंबारताओं का योग होती है, योग होती है। ठीक है, ये देखो मिल गया। अब देखो इस बात को आप नहीं समझ पाए होगे, मैं इस चीज़ को अगर क्या करूं कि समझाने का प्रयास करूं तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझोगे। यहाँ पे आप नहीं समझोगे तो ध्यान दोगे, मैं बनाता हूं। ठीक है, देखिए जैसे बात कर ली जाए कि यहाँ पे मैं एक ऐसे बनाता हूँ, यहाँ से इसके माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। एक हो गया, दो हो गए, यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ का CI। ठीक है, CI कह सकते हैं या फिर कह सकते हो क्या वर्ग अंतराल भी कह सकते हो। और जैसे यहाँ पे मैं दे दूँ आपको क्या फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दे दूँ, ये आपकी क्या हो गई संचयी बारंबारता लेते हैं, बारंबारता। ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा सा, अगर यहाँ पे दिया गया हो कितने 0 से 10 तक, एक हो गया। फिर यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कितने 10 से लेकर 20 तक, फिर 20 से लेकर के 30 तक, फिर 30 से लेकर के 40 तक, फिर 40 से लेकर 50 तक, ऐसे दिए गए। और कहा जाए कि जो 10 से 20 के बीच में है उनकी संख्या कितनी है 2 है, और 20 से लेकर 30 के बीच में इनकी संख्या कितनी है 4 है, और यहाँ पे 20 से 30 के बीच में कितने हैं तो 5 हैं। और मैं कह दूँ कौन से 30 और 40 के बीच में कितने हैं तो 8 हैं, और मैं कह दूँ 40 और 50 के बीच में कितने हैं तो 10 हैं। अब आपको ध्यान देना है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, परिभाषा में क्या लिखा है कि संचयी बारंबारता उसे कहते हैं कि बारंबारता आगे की सभी बारंबारताओं का योग होता है। मतलब देखोगे कि ये वाली जो बारंबारता है ऊपर की सभी बारंबारताओं का योग होता है। देखोगे जैसे ये 2 और 4, ये 2 4 हो, ये 6 हो गए, 5 11 और ये 8 19। 19 में जैसे ही आप 10 को जोड़ोगे हो जाएगा 29। भाई देखो मैंने क्या कहा था कि जैसे ये तो 10 है ही, तो आगे की सभी का योग होता है, तो इन सबको जोड़ लिया तो 19। 19 में 10 ये जुड़ गए तो कितना हो गया 29 हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये हो गया आपका कितना 29 आया है। इसी प्रकार से इसमें देखो तो ये खुद बारंबारता, ये खुद और आगे की सभी बारंबारताओं का योग, तो 5 4 9 2 11, इनको जोड़ दो तो ये कितना हो गया 19 आया। इसी प्रकार से इसमें तो ये और प्लस 4 2 6, ये 11 हो गया। फिर अगले में आओगे तो मैंने क्या बताया कि ये 4 और इन दोनों यहाँ पे अगले वाले को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना 6। तो ये अगली वाली जो लेते हैं जो तो वही लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास आते हैं उन सबको यहाँ पे क्या करते हैं लिख लेते हैं। जैसे ये 2 है तो इसको 2 ही लिखते हैं, यहाँ पर भी 2 होगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई संचयी बारंबारता। जैसे देखो 2 है तो 2 आ गई। अगली वाली जैसे ये 4 वाली करनी, तो 4 तो है ही और 2 पीछे वाली ये हो जाएगी आपकी कितनी टोटल मिला के हो जाएंगी। ठीक है, चलिए।